स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं। आज का ये पहला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्र, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है, जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश तथा स्थापना का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यों का यूनियन। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में, राज्यों के राज्य क्षेत्र में संघ और राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा, यह संघबद्ध होने वाली इकाई के बीच एक सहमति का परिणाम है। भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं में लिखित संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, राज्यों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, द्विस्तरीय सरकार आदि है। जबकि भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध होने वाली इकाई के बीच किसी सहमति या समझौते द्वारा नहीं हुई। भारतीय संघ में राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उल्लिखित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4 के खंड 2 के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। अगला प्रश्न, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, तो यह होता है राष्ट्रपति द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 239(1) के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमाएं बदलने और नए राज्य का निर्माण करने अथवा उसके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन सी, संसद को। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 2 के अनुसार वह नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश कर सकती है। अगला प्रश्न, यदि भारतीय संघ में नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रथम अनुसूची। संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों उनके क्षेत्रों का विवरण है, अतः भारतीय संघ में नए राज्यों के सृजन हेतु इस अनुसूची में संशोधन आवश्यक होगा। अगला प्रश्न,
राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 14 राज्य और 6 संघ राज्य। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसकी सिफारिश पर 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित 1 अक्टूबर 1953 में प्रथम राज्य है। अगला प्रश्न, दिल्ली है? तो सही आंसर एक केंद्र शासित प्रदेश। संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 क में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा भी दिया गया। अगला प्रश्न, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया। तो यह बनाया गया था 35वें संशोधन के अंतर्गत। 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में सह राज्य के रूप में शामिल किया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1953 में। भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को दी। आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे तथा अन्य 2 सदस्य हृदय नारायण कुंजरू और के.एम. पणिकर थे। अगला प्रश्न, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो यह हुआ था आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिकों की केवल एकल नागरिकता है। वह भारतीय अमेरिका की भांति संघ एवं राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। तो यह जन्म के आधार पर प्राप्त की जा सकती है। देशीकरण, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा। ऑप्शन डी इसका गलत होगा। भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीके से प्राप्त की जा सकती है: एक जन्म द्वारा, रक्त संबंध या वंशानुक्रम द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा। भारतीय बैंकों में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है। यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। अगला प्रश्न, किस देश में दोहरी नागरिकता को सिद्धांततः स्वीकार किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है। वहां प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है। प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका की और दूसरी उस राज्य की जहां वह निवास करता है। इसके विपरीत भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि संसद को नागरिकता के बारे में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया है, जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1) के उपखंड ए में
पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो ऑप्शन ए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। वस्तुतः संविधान का अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत को प्रदान की गई है। अपनी इस शक्ति के अधीन उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय विधानमंडलों द्वारा पारित ऐसे किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो संविधान के भाग 3 मूल अधिकारों में दिए गए किसी भी उपबंध की असंगति में है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार है वाद योग्य। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित है, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग्य है और नीति निदेशक तत्व अवाद योग्य है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार, तो यह कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, यह गलत है। प्रधानमंत्री के निर्देशन से निलंबित हो सकता है, यह भी गलत है। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकता है, यह भी गलत है। ऑप्शन डी, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकते हैं, तो यह सही है। मौलिक अधिकार नैसर्गिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं जो राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 और 359 में मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है।